तो कुछ उल्टा नहीं है ना सब ऐसे सोचो। हो गया तो। हाँ, तो लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप साइंस पे आते हैं थोड़ा। कुछ लोग साइंस पहले पढ़ चुके होंगे, क्लास किए हुए हैं। और कुछ लोग पढ़ने के बाद अब तक भूल भी चुके होंगे। सब तरह के होते हैं ना। वैसे भी आज क्लास लेनी नहीं थी, लेकिन जब सर बोल दिए हैं तो क्लास लिए ले रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेट साइंस है क्या। साइंस एग्जाम में जोड़ा क्यों गया, जबकि उनको पता है कि अधिकांश लोग विकल्प आपके पास होते हैं ना 12th में। 11th में जब आप पहुंचते हैं तो या तो आर्ट लेते हैं, साइंस लेते हैं। फिर ऐसा क्यों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही साइंस का रोल बढ़ जाता है। चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए, चाहे सिविल दीजिए, चाहे पीसीएसजे दीजिए, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो वहां साइंस आपसे पूछी जाती है। क्या सोच है इसके पीछे, क्यों आखिर आयोग चाहते हैं कि आपकी सोच साइंटिफिक होनी चाहिए, आपकी सोच में विज्ञान होना चाहिए। सबसे जरूरी ये प्रश्न है। क्योंकि देखिए, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप जो बातें करते हैं उसके पीछे जरूरी नहीं है कि कोई लॉजिक हो। लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस आपसे एक चीज हमेशा कहती है कि कुछ भी ऐसा मत किसी की बात मानिए जिस पर लॉजिक नहीं है। जो भी सोचिए लॉजिकली सोचिए। अगर आपसे कोई गली चलते हुए कह दे कि देखो आज तालाब सूख चुके हैं क्योंकि पानी एकदम गायब हो गया है, जमीन ने सोख लिया है, या पानी ऊपर चला गया है, तो आप तुरंत उसको बता सके नहीं, जो जमीन ने सोखा है बेसिकली वो अंतःस्पंदन कहलाता है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है तो वो अंतःस्पंद है, इन्फ्लेटेशन। और जो बाहर ऊपर की ओर जा रहा है वो बाष्पीकरण है। समझ में आ रहा है। ये तो कोई भी बता देगा कि पौधे हरे हैं, पौधे के पत्ते हरे होते हैं। ये कोई भी बता देगा कि सूर्य से प्रकाश धरती पर आ रहा है, लेकिन सूर्य में प्रकाश कहां से आ रहा है ये साइंस बताएगी आपको। समझ में आ रहा है। तो जब तक आपकी सोच में साइंस नहीं है तब तक आप इस समाज में अच्छे ढंग से नहीं जी सकते हैं, आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। इसलिए साइंस की अपेक्षा की गई है। कम से कम आप अपने दिमाग को साइंटिफिक रूप से डेवलप कीजिए। आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। आप लॉ में पढ़ते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा गया है ना, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। तो ये क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हर चीज पर आप साइंस देखिए। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा है ना कि दुनिया में कोई भी चीज अकारण नहीं होती है। तो इसका मतलब उन्होंने किसकी बात की है, साइंस की। उन्होंने कहा साइंस को ध्यान दीजिए, हर चीज में साइंस होती है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप विद्रोह कीजिए, उस विद्रोह के बाद आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं इससे कुछ नहीं मिल सकता है, जन धन की हानि होती है, इंसानियत तबाह हो जाएगी, ये क्या है आपकी साइंटिफिक सोच। आपसे कोई कहे कि आप 4 मंजिला से छलांग लगा दीजिए, आप सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, आप कहेंगे कौन देखा कि कौन कहां पहुंच रहा है। समझ में आया। और कहेंगे इससे अच्छा है कि पहले आप लगा दीजिए, अगर आप पहुंच जाएंगे तो हमें बताना, फिर हम भी आ जाएंगे। यानी कि ये होती है साइंटिफिक सोच। और आप याद रखिए कि किसी भी एग्जाम में सिर्फ वही व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है जिसकी साइंस पर कमांड होती है। भले ही कई दफा एग्जाम में आप देखते होंगे साइंस से डायरेक्टली क्वेश्चन कम आने लगे हैं, लेकिन साइंस का अगर रोल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है। साइंस आपको सिखाती है कि आपसे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति जो साइंटिफिक सोच का है वो हमेशा ये देखेगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर हम कमांड ज्यादा कर लेते हैं, जिससे कम पूछे जाते हैं उसको निग्लेक्ट करके चलते हैं। ये साइंस आपको सिखाती है। समझ में आ रहा है। तो साइंस आपके जीवन में कुछ इस तरह से शामिल है जैसे आपकी आत्मा। साइंस को आप कभी निकाल नहीं सकते हैं। साइंस का रोल कभी किसी एग्जाम में कम नहीं हो सकता है। और साइंस के बिना अगर आपकी पढ़ाई चाहे जितनी अच्छी हो, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। साइंस आपको सिखाती है कि जब आप आंसर राइटिंग करें मेंस में तो आपको क्या क्या डालना चाहिए कंटेंट में। साइंस ही तो आपको बताती है। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अब आपको क्वेश्चन में क्या डिमांड है ये कहां से आप पता कर पा रहे हैं, साइंस से। साइंस मतलब तर्क। आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख दीजिए, लेकिन उसमें एक भी फैक्ट्स मत डालिए, एक भी डेटा मत डालिए, आपको नंबर नहीं मिलने वाले। क्यों। फैक्ट्स और डेटा क्या है,
साइंस। क्लियर? तो साइंस आपके जीवन में हर तरीके से शामिल है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आपसे साइंस पूछी जाएगी और साइंस का रोल कभी किसी एग्जाम में कम नहीं होने वाला है। तो साइंस ये सोचकर पढ़िएगा कि साइंस हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में साइंस पूछी जाएगी, साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा दिमाग ऐसा डेवलप हो सके कि हम हर सब्जेक्ट के प्रति साइंटिफिक सोच रख सकें। आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप एनवायरमेंट पढ़िए, आप लॉ पढ़िए, हर जगह साइंस है। क्या लॉ आप पढ़ते हैं उसमें कोई ऐसा कानून है जो लगे कि ये अतार्किक है? तर्क है ना हर चीज के पीछे। कोई भी पनिशमेंट किसी को दी जा रही है, अब सोचिए एक जजमेंट था, आपको लॉ की भाषा में ही बताते हैं, एक कोई बच्चा था, लड़का, उसने रेप किया हुआ था। अब उस रेप के जो विक्टिम थी उससे कहा कि शादी कर लो, यही सजा है तुम्हारी। तो उन जज की इतनी हंसी हुई पूरे देश में, क्यों? क्योंकि अतार्किक था। मतलब इसका मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसकी सिर्फ पनिशमेंट है कि आप मैरिज कर लो उससे, ये इनफ है? ये कोई पनिशमेंट है? तो उन जज साहब के दिमाग पर एक सवाल उठा कि आखिर इनकी सोच किस तरह की है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए साइंस का आप महत्व भली भांति अब समझ चुके होंगे। तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि साइंस है क्या, साइंस हमको क्यों पढ़नी है, साइंस की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि अगर किसी के बारे में आपको जानना है तो सबसे जरूरी होता है उसकी उत्पत्ति जानिए, फिर उसका विकास जानिए। जैसे इंसान की भी तो उत्पत्ति होती है, साइंटिफिक ही हुई है, उसका विकास साइंटिफिक होता है। कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो मसल्स वगैरह हैं, जो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो उसके ऑर्गन है, ये सब साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, तभी तो बड़ा हो रहा है। और अगर नहीं काम करेंगे तो बड़ा बड़ा क्या खत्म हो जाएगा तुरंत। तो चलिए साइंस पर देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक शब्द आता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइंस, लेकिन मूल रूप में इसकी उत्पत्ति इंग्लिश में नहीं हुई थी। जैसे कोई इंसान है, उसका नाम मान लीजिए कुछ है, राजू नाम है उसका, लेकिन जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय उसका कुछ और नाम था। तो इसी प्रकार से साइंस है। अभी हम लोग इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं और अधिकांश लोग साइंस के नाम से ही इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सिंटिया। क्या नाम है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सिंटिया, और इसी सिंटिया से बना है साइंस। अब सवाल उठता है, सबसे पहले अगर हमको ये जानना साइंस का मतलब क्या है, तो मतलब यहां से जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि मूल शब्द क्या है? सिंटिया। तो लैटिन भाषा में, यानी आप लैटिन कंट्री, अब सवाल उठता है लैटिन कंट्री कहाँ है, इसको ज्योग्राफी में आप जानेंगे। तो आपने ये देखा होगा, ये महाद्वीप आप जानते हैं कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो बहुत सारे कंट्री हैं। जैसे यहां पर आपका आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, ओंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इसके आगे आप जाएंगे यहाँ कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली। इस साइड आप जाएंगे सूरीनाम। मतलब ये सारे जो आप देश जान रहे हैं, इन देशों में आप यहां से जाइए मैक्सिको से होते हुए, ये जो आपके कंट्री हैं, यहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती है। क्लियर? तो इसलिए इन सभी कंट्रियों को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। समझ में आ गया है? तो कोई पूछे लैटिन अमेरिका का मतलब क्या है, कहना कुछ नहीं, मैक्सिको से लेकर आप सीधे पूरा दक्षिण अमेरिका शामिल कर लीजिए। यहाँ की जो भाषा है वो लैटिन भाषा है, मूल रूप से बोली जाती है, इसलिए इनको लैटिन कंट्री कहते हैं। तो जो लैटिन भाषा की हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं देशों में, यानी साइंस का विकास कहाँ हुआ? इन्हीं देशों में। जो साइंस एक शब्द है सिंटिया, ये कहां से आया? इन्हीं में। उनके यहाँ की भाषा है लैटिन, और लैटिन में वो लोग कहते हैं नॉलेज, जिसको हम लोग नॉलेज कहते हैं, नॉलेज या ज्ञान हिंदी में कहते हैं, उसी नॉलेज या ज्ञान को ये लोग कहते हैं सिंटिया। जैसे हमारे यहाँ आलू को आलू कहते हैं, इंग्लिश कंट्री में जाएंगे पोटैटो कहेंगे, किसी और जगह कुछ और नाम से कहेंगे। इसी प्रकार से जो ये साइंस है, ये तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसको लैटिन भाषा में कहते हैं सिंटिया, और इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानना। समझ में आ गया? अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जानना। जैसे आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या जानते हैं कि उसके क्वालिटी क्या है, उसमें कुछ है या नहीं। किसी भी इंसान के बारे में यही पता करते हैं ना कि उसमें क्वालिटी क्या है, वो क्या खाता है, कैसे रहता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब जानना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो साइंस का मतलब हो गया ज्ञान या जानना, या इंग्लिश में नॉलेज। तो इसी सिंटिया से बना हुआ है साइंस, और इसी साइंस को जब हमारे देश में एंट्री लिए तो
तो यहां पर कह दिया हिंदी भाषा में विज्ञान। समझ में आ गया। तो लैटिन भाषा के सिंटिया को इंग्लिश में कहा साइंस, क्योंकि इंग्लिश में अधिकांश, इंग्लिश क्यों जानते हैं हम लोग, सिंटिया क्यों नहीं जानते हैं? इस सब्जेक्ट को सिंटिया भी तो बोल सकते थे, नहीं बोलते, क्योंकि दुनिया के अधिकांश कंट्री में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और जो ज्यादा होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, चाहे इंसान हो, किसी धर्म के लोग हो, किसी जाति के लोग हो, उनका प्रभाव हमेशा ज्यादा रहेगा। क्यों? इसी को तो कहते हैं डोमेन करना, वर्चस्व। तो इसी प्रकार से इंग्लिश मूल भाषा थी, अधिकांश देशों में बोली जाती थी, तो उन लोगों ने इसको नाम दिया साइंस। और हमारे देश में चूंकि हिंदी भी कम बोली जाने वाली भाषा नहीं है, तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, तो इसलिए यहां कहा गया विज्ञान। अब सवाल उठा विज्ञान हमने क्यों कहा, तो इसके पीछे भी है, बी मतलब विशिष्ट और ज्ञान। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। देखिए ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? दो अगर हम ऐसे गोले आपके सामने बना दें, अब बताइए इनमें से ज्ञान का किसे लिखेंगे, विज्ञान किसे कहेंगे? ये हो गया विज्ञान और ये हो गया ज्ञान, यही ना? सही है। हाँ, आप बताइए क्यों होगा ऐसा? नहीं, अब समझ लीजिए, जैसे कहीं आप शादियों में खाना खाने जाते हैं बुफे सिस्टम में, क्या आप सब चीज खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज खाते हैं। तो आपसे पूछते हैं खाना में क्या क्या था, तो आप बताते हैं बहुत सारी चीजें, जिसको जो पसंद होता है वहीं से शुरू करता है, कोई रसगुल्ला से शुरू करता है, कोई गाजर के हलवे से शुरू करता है। अब कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि जब शादियों में जाते हैं तो एक एक चीज का उनको पता रहता है कहाँ कौन सी चीज है। होता है ना, पहले क्या करते हैं, मुआयना करते हैं सबसे पहले। इसलिए आप लोगों को भी किसी भी चीज में आप देखेंगे, लॉ हो या प्रशासन हो, सबसे पहला काम क्या होता है? ग्राउंड लेवल पर जाना, कि हुआ क्या है, कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढना है, तो पहले वहां जाइए। तो इसी प्रकार से शादियों में जाते हैं, सबसे पहले एक नजर देखते हैं कि है क्या, कहाँ कहाँ। फिर उसमें से लिस्ट बनाते हैं कि हमको क्या खाना है। ऐसी चीजें क्या है जो हम डेली खाते होंगे, उसको नहीं खाना है। रोटी सब्जी दाल, क्या आपको कोई खाते हुए मिलेगा? वही खाता हुआ मिलेगा जो मरीज होगा, जिसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि तुमको और कुछ नहीं खाना है, सिर्फ वही खाएगा। बाकी सब लोग अपनी पसंद की चीजें खाएंगे, यही होता है। तो आपने इतनी सारी चीजें वहां देखी लेकिन खाया तो कुछ ही है। इसी प्रकार से ज्ञान का मतलब क्या है, कि ज्ञान का मतलब आपका एक आइडिया, आपका एक विचार। जैसे किसी ने ये शुरुआत में कहा कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या था? ज्ञान। क्यों? क्या प्रमाण था? कोई प्रमाण था? किसी ने देखा था? नहीं देखा था। यानी ज्ञान में आपका कुछ भी शामिल हो जाएगा, कुछ भी, वही ज्ञान है। और ज्ञान जब ऊपर वाले परमात्मा से जुड़ता है वो कहलाता है दर्शन, फिलॉसफी। लेकिन उसमें, उसी ज्ञान में जब तर्क होने लगते हैं, जहां तक आपके तर्क हैं, वो होता है विज्ञान। यानी ज्ञान का वह भाग जिसको आप प्रमाणित कर सकें, जिसको आप देख सकें, जिसको आप प्रयोगशाला में प्रयोग परीक्षण कर सकें, साबित कर सकें, वही विज्ञान है। क्लियर? बाकी सब ज्ञान है, यह दर्शन है। कहा जाता है कि जब तक इंसान जीवित है तब तक वो विज्ञान का, और जहां से वो मरा फिर वो दर्शन का। समझ में आ गया? क्योंकि जीवित इंसान में ही तो आप प्रयोग परीक्षण करते हैं, उसके बाद तो सब अपने अपने धर्म के अनुसार बताते हैं कि वहां जाओगे वहां जाओगे, किसी को पता है कोई कहाँ जाने वाला है? सच तो यह है कि वो कहीं भी जाएगा। फिजिक्स कहती है कि आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, और इंसान क्या है? एनर्जी है, वो यहीं पर घूमता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक चीज से दूसरे चीज में। तो सारी एनर्जी हमारी पृथ्वी पर अंदर ही रहने वाली है। समझ में आ गया ज्ञान और विज्ञान? ज्ञान मतलब आपका आइडिया, आपका थॉट। लेकिन जब ज्ञान को आप साबित कर सकते हैं, प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ क्या किसी को पता था ये? लेकिन किसी ने साबित किया इस बात को कि देखो ये है प्रकाश की चाल। इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है। किसी को पता था ये? महर्षि कणाद थे, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि हमारा जो ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन उन्होंने साबित थोड़ी किया था, वो था ज्ञान। लेकिन जब उसको बता दिया कि नहीं ये छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना, तो वो हो गया विज्ञान। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत?
तो ज्ञान और विज्ञान में हमेशा ही ज्ञान, और ज्ञान विज्ञान क्या करता है, लगातार इसी ज्ञान पर शोध करता है और इसको साबित करने की कोशिश करता है। ये डेली लाइफ में यही चल रहा है। जैसे रावण के पास एक विमान था, हाँ, उस विमान में कहा जाता था कि चाहे जितने लोग बैठ जाएं एक सीट हमेशा खाली रहती थी। इस पर शोध चल रहा है, मे बी इन फ्यूचर में ऐसा कुछ बना ले हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। समझ में आ गया है, कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसने देखा है। अब कल ही एक देख रहे थे, एक लोगों ने, एसआई साहब है, उन पर धनुष बाण से अटैक कर दिया। अब सोचिए क्या हाल है, इसके लिए पता नहीं कौन सी सजा दी जाएगी, कौन सी सजा दी जाएगी। तो सोचिए, पिस्टल लिए हुए एसआई साहब भाग रहे हैं और वो धनुष बाण से अटैक किए जा रहा। मतलब पुरानी चीजें विलुप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस रूप में आगे आएंगी, ये खतरनाक है। समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत है इसमें? तो आप चलिए बताइए थोड़ा सा कुछ। हाँ तो चलिए थोड़ा सा बताते चलिए, साइंस से क्या समझे आप, साइंस क्या है। साइंस शब्द जो है ये किस भाषा से आया है, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से। आप सिंटिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान या जानना। ठीक है, किसी भी चीज को आपको जानने की इच्छा हो, समझ जाइए कि आप सिंटिया की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जानने का मतलब क्या है, पड़ताल करना, उसके बारे में साइंस कहती है कि आप जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो इसका मतलब है एक एक करके आपको तोड़ना, क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, तो लैटिन कंट्री कैसे कहते हैं, पूरा दक्षिण अमेरिका तक के सभी कंट्री लैटिन कंट्री कहलाते हैं। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले आपने सीढ़ी चढ़ी होंगी, ऐसा तो नहीं कि सीधे सीधे यहां से आ गए होंगे। सीढ़ी चढ़ने के बाद यही राउंड पूरा रहा होगा, उसके बाद ही आप डोर ओपन करके आए होंगे। सिस्टमैटिक, समझ में आ गया। हमेशा अपनी पढ़ाई को सिस्टमैटिक कीजिए। सिस्टमैटिक का मतलब समझिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं लॉ, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत से ही पढ़ना है, आर्टिकल 1 से ही पढ़ना है। ऐसी गलती, मान लीजिए आप पहली बार पढ़ना शुरू किए और आप सीधे राज्यपाल में पहुंच गए, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी या साइंटिफिक स्टडी। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो हमेशा क्रम से पढ़िए। अब चलिए जानते हैं इसकी शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्या होती हैं ब्रांचेस, जैसे एक पौधा आप देखते हैं, एक पौधा जड़ों से तो इस तरह निकला होता है, होता है, फिर कई सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, फिर ये शाखाएं उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं, ऐसा ही होता है। क्यों होता है ये, कभी सोचा है। ठीक है, अगर ये पौधा इतना ही रहेगा, इतना ही एरिया घेरेगा, तो इसमें फल कहाँ होंगे और सभी चीजें कहाँ होंगी। समझ में आया, इसकी अपनी जरूरतें हैं, कुछ नीड है, इसको प्रकाश भी चाहिए, पत्तियां ही नहीं होंगी तो प्रकाश कहाँ से लेगा। क्लियर। तो साइंस, इसलिए देखिए नेचर ने जिसको बनाया है उसको सारी विशेषताएं दी हुई हैं जो उसके लिए जरूरी हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की जब शुरुआत हुई होती है, जैसे अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ, क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। ठीक है, अभी बताएंगे उसके बारे में। तो जब भी आप कोई विषय पढ़ते हैं, तो उस विषय की जब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। जैसे आज कोई एक व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं तो कभी जन्म लिया होगा। जन्म के समय क्या था, सिर्फ एक छोटा सा बिंदु, और जन्म के साथ इसमें वृद्धि हुई, यही हुआ ना। इसी प्रकार से जब भी कोई वैसा जन्म लेता है, तो वो शुरुआत में क्या होता है, बहुत छोटे रूप में होता है। सबसे पहले तो किसी ने साइंस ही बोला होगा, क्या बल आ गया, त्वरण आ गया, गुरुत्वाकर्षण आ गया, केमिस्ट्री में एंट्री लिए, तत्व आ गया, धातु आ गया, अधातु आ गया, यौगिक आ गया, मिश्रण आ गया, ये सारी चीजें आ गई, गैसें आ गई। इसके बाद फिर बायो में एंट्री लिया किसी ने, कोश का आ गया, ऊतक आ गया, टिश्यू आ गया, डिसीज आ गई, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आकार बढ़ता गया। समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ लीजिए। एक घर में दो लोग हैं, पति पत्नी।
इनके बच्चे हुए, इनके बच्चों के बच्चे हुए, एक समय बाद ये देखते हैं आप विखंडित होने लगते हैं, टूट जाते हैं। ज्यादा बड़ा परिवार हो जाता है तो वो टूटता है डेफिनेटली। सबकी सोच अलग अलग है, सबको फ्रीडम चाहिए है, तो ये किसी ना किसी कारण से क्या होता है, टूट जाता है। अल्टीमेट उत्पत्ति तो किसी एक ही जगह से हुई है सबकी। अलग अलग टूटते हैं, फिर इनके अपने अलग संबंध होते हैं, अलग व्यवहार होता है, इनकी अलग अपनी आइडेंटिटी होती है, अलग पहचान होती है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट होता है कि जैसे सब्जेक्ट पर शोध होता रहता है, सब्जेक्ट का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं, इनको कहते हैं हम लोग साइंस शाखाएं। क्या कहते हैं, शाखाएं। हर सब्जेक्ट की शाखाएं होंगी और इन शाखाओं की भी उपशाखाएं होंगी। क्लियर। तो इसी प्रकार से साइंस की अगर आप बात करेंगे तो इस साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं बताइए। प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया, कोई भी चीज अगर प्राकृतिक होगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि हमने उसे नहीं बनाया है। पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक। क्या ये रूम प्राकृतिक है, नहीं है। जिस चीज में आपने हाथ लगा दिया, इंसानों ने हाथ लगा दिया, वो प्राकृतिक नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। तो प्राकृतिक विज्ञान यानी इसमें हम उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे जो क्या है, प्रकृति ने बनाई हुई है। और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है कि जो समाज के लिए है, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप, किसके लिए है, समाज के लिए ना। ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं वो किसके लिए है, समाज के लिए है। पॉलिटी आप जो भी आप ऐसे पढ़ते हैं, सोशलॉजी हो गया, ये सब किसके लिए है, समाज के लिए। सोशलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है, किसका भला करना है, समाज का। उसमें यही तो आप पढ़ते हैं कि समाज क्या है, समाज के नियम क्या होते हैं, सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं, परिवार क्या होता है, वंश क्या होता है, कुल क्या होते हैं, विवाह क्या होते हैं, यही सब तो पढ़ते हैं आप। और इसका संबंध किससे है, समाज से। इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, सरकार को राजस्व कहां से मिलता है, आरबीआई कैसे काम करती है, देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब क्या है, किसके लिए है, इंसान के लिए। इसलिए सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर जो विषय आप पढ़ते हैं वो सब क्या है, समाज से संबंधित होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को भी दो पार्ट्स में बांटा है। एक को हम लोग कहते हैं पदार्थ विज्ञान यानी मैटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान। और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, जीव विज्ञान। समझ में आ रहा है, अभी बता रहे हैं और भी आगे के डाउट दूर किए दे रहे हैं। इतना समझ में आया। विज्ञान छोटे रूप में था तब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे विज्ञान का परिवार बड़ा होता चला गया वैसे विज्ञान डिवाइड हुई, डिवाइड किया गया प्राकृतिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने बांटा पदार्थ विज्ञान में और जीव विज्ञान में। पदार्थ विज्ञान, पदार्थ क्या होता है इसको समझ लीजिए, पदार्थ क्या है, क्या है पदार्थ, ये तो पता ही होगा। सब्सटेंस, इस ऐसे तो मटेरियल बोल दीजिए अगर इंग्लिश ही करना है। पदार्थ है क्या, जिसको हम अपने आप से बनाए वो पदार्थ है। आज आइंस्टाइन होते तो सुसाइड कर लेते। हाँ बिल्कुल, वही कह रहे तुम लोग इस तरह की खतरनाक चीजें बताते हो कि अगर आइंस्टाइन होते तो शायद सुसाइड कर लेते, कहते मैं गलत फील्ड में आ गया। इंडिया के लोग बहुत आगे हैं। समझ में आया। तो पदार्थ का मतलब होता है पदार्थ की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कोई पूछे आप क्या हैं, तो आपकी विशेषताओं पर ही तो ध्यान देंगे। कोई कहेगा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, बातचीत ठीक से नहीं करते, सब क्या है, क्वालिटी। पदार्थ की भी क्वालिटी है, पदार्थ को आप देख सकते हैं पहली चीज। और जहां पर होगा वो स्थान घेरेगा। जैसे ये रिमोट रखा है, अब इस रिमोट वाली जगह में हम कुछ नहीं रख सकते हैं। आप जहां बैठे हुए हैं, आप जिस जगह बैठे वहां हम कुछ नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्पेस आपने कवर कर रखा है। क्लियर। तो पदार्थ का मतलब क्या है, जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार हो। कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसमें भार ना हो, ये है भार है या नहीं, कुछ ना कुछ तो भार होगा ही डेफिनेटली। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, पता है नहीं। द्रव्यमान मतलब जितने पदार्थ से बना हुआ है,
इसमें पदार्थ यूज हुआ है, एल्यूमिनियम वगैरह। तो जिस मात्रा में ये पदार्थ है क्या है, द्रव्यमान। लेकिन इसी को चंद्रमा में ले जाएंगे तो 1/6 बचेगा ये। अगर इसका वजन कितना है 6 ग्राम, तो चंद्रमा में 1 ग्राम बचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पदार्थ कम हुआ है तो उतना ही। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चेंजेस आते हैं वही कहलाता है भार। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलने वाला, चाहे इसको मंगल पर ले जाइए, बृहस्पति पर ले जाइए, या ध्रुवों पर ले जाइए, या कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान इतना ही रहेगा। क्योंकि ये पदार्थ जिस मात्रा में बना हुआ जिन चीजों से उतनी फिक्स है, बस इसके भार में चेंजेस आएगा। क्योंकि भार डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। क्लियर? गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है इसलिए। तो समझ में आ गया पदार्थ विज्ञान। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में। और इसको बांटा है 2 शाखाओं में। पदार्थ के बारे में मतलब आप समझ चुके हैं कि जो भी चीजें आपको दिखें, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसको फिर से बांटा है 2 शाखाओं में। एक शाखा इसकी कहलाती है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरी कहलाती है रसायन विज्ञान। समझ में आ रहा है? भौतिक विज्ञान पर सबसे ज्यादा काम किया है न्यूटन भाई साहब ने। अगर आप न्यूटन को साइड कर दें तो पूरा फिजिक्स खाली खाली नजर आएगा। जैसे किसी घर में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है ना, और जब वो निकल लेता मतलब चल जाता है, उसके बाद पूरा घर क्या होता है, सूना सूना सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी से सब कुछ मिल रहा था। यही होता है ना। हमें हर इंसान की उतनी अहमियत है जितना उससे हमारा हित सदा हुआ है। कोई ऐसा इंसान चला जाए जो सिर्फ घर में बैठकर खाता हो, तकलीफ होगी किसी को? हो सकता है दिखावे के लिए हो, 1-2 घंटे के लिए कि बड़ा अच्छा था, बैठे बैठे खाता रहता था। उसके मरने में भी उसकी वही क्वालिटी बताएंगे। कम से कम कुछ नहीं करता था, लेकिन दिखाई देता रहता था कि कम से कम बैठा हुआ है। कुछ सामान मंगा देते थे, अच्छा था। और जब तक वो बैठा रहता होगा, जब तक चुभता होगा आंखों में, ये दिख गया। समझ रहे हैं? तो इस धरती पर एक ही चीज है जो हम सबको जोड़े हुए, वो है स्वार्थ। उसके अलावा कुछ नहीं जोड़े है। साइंस में आएंगे तो साइंस में उसको कहा गया आकर्षण बल, लेकिन उसको साइड कर दीजिए। रियलिटी ये है कि सब लोग स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाकी कोई किसी का नहीं है। क्लियर? इतना ही नहीं, आपके अंदर के जो ऑर्गन है वो भी आपसे स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। आप ऑक्सीजन देना बंद कर दीजिए, फेफड़े भी काम करना बंद कर देंगे। स्वार्थ है उनका, उन्हें भी चाहिए ना खाना पानी। खाना मत खाइए, आपके ऑर्गन फेल हो जाएंगे। यही सच्चाई है। लेकिन ये फिलोसफी वाली लाइन है, इस पर नहीं चलते हैं, नहीं तो भावनाओं में बह जाओगे। फिर लगने लगे तैयारी है, छोड़ो हिमालय चलते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा बल इस पर दिया जाता है, फिलोसफी पर नहीं। आपको सिखाया जाता है कि ये दुनिया लग्जरी के लिए है, अपने आप को काबिल बनाओ, कैपेबल बनाओ। और काबिल बन जाते हैं, फिर कहते हैं अब क्या करें आगे। फिर कुछ नहीं, फिर सोचते हैं कि अब सब है, चलो दर्शन की ओर निकल जाते हैं। जिसने इस दुनिया में सब कुछ कमा लिया, वो किस ओर चला जाता है, वैराग्य की ओर। वो कहता है दुनिया से मुझे मतलब नहीं। और इसी दुनिया में दिखाने के लिए सब कुछ किया है उसने। सारी चीजें किस लिए की हैं, इसी दुनिया में दिखाने के लिए। कोई चाहे जितना बड़ा जिस फील्ड में हो, एक समय के बाद वो किस ओर चला जाता है। समझ में आया? और जब तक रहता है भौतिक सुविधाओं में, तब तक वो बताता है कि देखो मैं कितना कुछ अचीव किया। क्लियर? पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बांटा है। न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ भौतिक विज्ञान की जगह फिजिक्स बोल दिया करो। न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, क्योंकि अगर आप फादर ऑफ भौतिक विज्ञान बोलेंगे तो इंटरव्यू वाला या तो बेहोश हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि न्यूटन ने ही सबसे ज्यादा काम इस पर किया है। इसमें किस पर पढ़ते हैं? अब भौतिक विज्ञान में पढ़ते किसके बारे में है? पूरी भौतिक विज्ञान सिर्फ 2 चीजों पर आधारित है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। क्लियर? कोई पूछे फिजिक्स किस पर आधारित है, द्रव्य और ऊर्जा, इनके अलावा कुछ नहीं है उसमें पढ़ने जैसा। पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे आप? द्रव्य यानी मैटर और एनर्जी, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊष्मा क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो इसी में पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को। आते हैं रसायन विज्ञान। है तो सब पदार्थ, क्योंकि इस धरती पर आप देखेंगे जो भी लोहा, तांबा, कॉपर, निकेल जो भी आपको मिलता है तो सब पदार्थ ना, स्थान घेरते हैं। तो इसलिए सब आते हैं किसके अंदर, पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन कहा कि नहीं, अब हम एक काम करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन तो हमने फिजिक्स में कर लिया है, लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, गुणों को देखेंगे।
केमिस्ट्री गुणों को बताती है, इसलिए कहते हैं ना कि उससे हमारी केमिस्ट्री बहुत मैच हो रही है, मतलब गुण। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में आपको क्या देखना है, तत्व क्या है, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं, किसे हम तत्व कहेंगे, यौगिक क्या है। जैसे आपसे कहा जाए तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या होता है, क्या होता है एलिमेंट, नहीं पता? पहले पढ़े इसलिए थे क्योंकि एग्जाम का प्रेशर था, एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़िए, साइंस पढ़िए इस हिसाब से कि व्यवहार में आपके रहे। ठीक है, अभी हम जो भी एग्जाम्पल देते हैं, जो भी चीजें पढ़ाते हैं, ये सब आपको व्यवहारिक ही तो बता रहे हैं ना, कुछ भी ऐसा तो नहीं बता रहे हैं कि नहीं किताबी आपको लगे। जैसे हमने कहा तत्व क्या है, एक ही प्रकार के कणों से कोई चीज बनती है, वो क्या कहलाती है, तत्व। यानी ये देख रहे हैं आप, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे चीनी का दाना है, अब चाहे जितना आप चीनी लीजिए, कोई भी दाना निकालिएगा, सेम टेस्ट रहेगा, मिठास का सेम रहेगा, कोई अंतर है उसमें, नहीं। तो जब सेम आकार के यानी एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो बोलिए तत्व क्या है, यही सीधे सीधे लाइन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है तत्व के संदर्भ में। अब देखिए, एक लाइन में आपको बता दिए क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा। क्वेश्चन पूछेगा तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बना दिया डिफिकल्ट। उसी में दे देगा तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अलग अलग विशेषताओं से युक्त होता है। तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसके सभी कण एक समान होते हैं। समझ में आ रहा है? नीचे स्टेटमेंट दे देगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। उस समय फिर कहेंगे तत्व तो पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कैसे पुटअप किया। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कोई भी पॉइंट आप पढ़िए, उस पर रुककर सोचिए क्वेश्चन क्या बना सकता है। क्लियर? तो तत्व क्या है, एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए कणों को क्या कहते हैं, तत्व, या पदार्थ का शुद्धतम रूप। कोई भी चीज शुद्ध कब होती है, जैसे शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट होता है, लेकिन शुद्ध कहीं मिलता है, शुद्ध कहीं मिलता है, क्योंकि जो प्योर चीज होती है ना वो बड़ी नाजुक होती है। कोई इंसान बहुत प्योर है, प्योर मतलब बहुत साधु संत टाइप का है, ईमानदार है, उसको सब लोग सताएंगे होता है नहीं? तो शुद्ध लोगों का यहाँ इस धरती पर कोई काम है नहीं। समझ में आ गया है? शुद्ध लोगों को दूर रहना चाहिए समाज से, हिमालय वगैरह में जाकर तपस्या करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं बड़े सेंसिटिव, छुई मुई के पौधे की तरह, छोटी सी बात अगर आपने बोल दी हंसी मजाक में, उसको भी इतना दिल पर ले जाते हैं कि कई दिनों तक नींद नहीं आती है। होता है? तो ये होते हैं क्या, तत्व होते हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहा कीजिए। इन तत्व में अब देखिए, जैसे ये बना हुआ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, डेफिनेटली। ये जो आप देख रहे हैं ये भी छोटे कणों से मिलकर बना होगा। क्या इसका कण और इसका कण एक समान होगा, विशेषताएं एक सी होंगी, नहीं होंगी। तो दो अलग अलग प्रकार के जब कण मिलते हैं तो वो कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है, यौगिक, योग मतलब मिला हुआ। तो एक ही प्रकार के जो पदार्थ के कण है वो क्या कहलाएंगे, तत्व। कोई पूछे सबसे शुद्धतम रूप क्या है पदार्थ का, तत्व। क्यों? क्योंकि एक ही तरह की चीजों से मिलकर बने हुए हैं, कोई मिश्रण नहीं है इसमें। ठीक है, और यही जब तत्व दो अलग अलग प्रकार के तत्व मिलकर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? जैसे H2O क्या होता है, ये वाटर का केमिकल वो है। हाँ, तो इसमें H2 हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, यौगिक। तो ये क्या हो गया, इसमें आप देख रहे हैं अनुपात क्या है, फिक्स है। अगर आप H3O2 करेंगे तो क्या ये जल है, नहीं है ना। यानी कि कोई भी चीज होगी अगर वो फिक्स अनुपात में है तो वो कहलाएगी यौगिक। और अगर ये अनुपात फिक्स नहीं है, आपने इतनी चीनी ली, उसमें इतना नमक डाला, उसमें और भी चीजें मिला दी, कोई अनुपात नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। समझ में आ गया? तत्व, यौगिक,
और मिश्रण। सारी चीजें बन किससे रही हैं? इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन बन कहां से रहे हैं? बेसिक से। क्लियर? अगर जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिसकी बेसिक पर कमांड नहीं है, वो इन क्वेश्चनों को कभी कर ही नहीं सकता है। जैसे समझ लीजिए, आप हर चीज अप्लाई किया कीजिए। जैसे तत्व मतलब मान लीजिए आपका लॉ बेसिक जो आप पढ़ते हैं वो तो फिक्स है हर किसी के लिए। अगर वो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या तो पूछ देगा सीधे सीधे आपसे कि इस धारा में क्या दिया हुआ है। ये शुद्ध रूप हो गया, कहीं उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्लियर? लेकिन दो सब्जेक्ट को मिला दिया एक निश्चित अमाउंट में, कि 2 पॉइंट इसके 1 पॉइंट उसका, 1 पॉइंट करंट का डाल दिया, तो ये क्या हो गया? यौगिक। लेकिन जब एक ही क्वेश्चन में कई तरह की चीजें मिला दी जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण। और आजकल क्वेश्चन का नेचर कैसा हो गया है? मिश्रण। समझ में आ गया है? तो कमांड कहां पर कसनी है? तत्व यानी फंडामेंटल पर। हिस्ट्री के फंडामेंटल, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट के, साइंस के, जब सबके फंडामेंटल क्लियर क्लियर होंगे आपके, और करंट अफेयर उसको पढ़ लेंगे साथ में, उसके बाद आपसे चाहे मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जाए या यौगिक से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो तत्व पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो क्या रहता है? शुद्धतम रूप है। यौगिक जब दो प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो कहलाता है यौगिक। और जब ये तत्व बिना किसी अनुपात के मिलते हैं तो वो कहलाता है मिश्रण। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो पता करके हमें बताइएगा कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? नहीं सुना? हाँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवाइसिए। ठीक है, कुछ पॉइंट और आपको पता करने होते हैं। आधुनिक रासायनिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये सारे पॉइंट आपको पता करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है। मिलती कहां से है? जमीन से। जब तक कोई चीज जमीन में रहती है वो कहलाती है अयस्क। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आप क्या है? अयस्क। सिलेक्शन के बाद फिर बन जाएंगे मेटल। फिर आपकी गुण है, विशेषताएं हैं, फिर आपके आसपास लोग इस तरह से नहीं बर्ताव करेंगे जैसा अभी कर जाते हैं, है ना? जब तक आप अयस्क हैं तब तक तो कोई आपको तपाएगा भी। अभी बैठे हुए हैं, दिमाग चलाना पड़ रहा है तो लग रहा होगा बेकार है बहुत पढ़ाई। लेकिन इन सब से क्या मिलेगा आपको बाद में? जब आप धातु बन जाएंगे। सोचिए अगर लोहे को भी कष्ट होने लगे, मुझे तपाया जा रहा है अयस्क को, हेमेटाइट मैग्नेटाइट को, और वो कहे मुझे लोहा नहीं बनना, तो पड़े रहो जमीन के अंदर, कौन पूछने वाला है? जब मेटल बन जाते हो तो यूज होते हो हर जगह। यही होता है ना? तो अयस्क मतलब कोई भी चीज जब तक जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर उसको क्या करेंगे आप? उसको माइनिंग करेंगे ना। जैसे आपकी भी माइनिंग हो रही है ना, दिमाग के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है कंटेंट, तो ये माइनिंग ही है। कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं एकदम कि बहुत पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो अयस्क कहाँ पाया जाता है? जमीन में पाया जाता है। और इसको निकाला कैसे जाता है? माइनिंग। और जिस स्थान पर ये अयस्क मिलता है वहां उसको क्या कहते हैं? माइन। क्या कहते हैं? माइन। समझ में आ गया? जैसे लोहा हर जगह तो नहीं मिलता है, यहाँ खुदाई करेंगे क्या लोहा मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ निश्चित जगह मिलता है। कोयला कुछ निश्चित जगह मिलता है। तो इसका मतलब है जिस जगह पर वो मिल रहा वहीं पर तो खुदाई करेंगे आप। तो इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है माइनिंग। और जिस स्थान पर वो मिला है उसको कहते हैं माइन। क्लियर? और इसको आप फिर क्या करते हैं? निकालने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म रूप करते हैं, मतलब रूप बदलते हैं। जैसे आपको हेमेटाइट मिला, मैग्नेटाइट मिला, इसको आप लोहा बनाएंगे। अब आपको जो ये मिला एक शुद्ध रूप में होगा? क्या जमीन के अंदर जो लोहा मिल रहा है कच्चा वो शुद्ध है? नहीं है ना। आप लोग जो मिल रहे हो यहाँ कोचिंग में आते हो, क्या जैसा टीचर चाहता है वैसे हो? नहीं, आपकी माइनिंग करनी पड़ती है, आपको शुद्ध बनाना पड़ता है पहले। उसके लिए क्या करना पड़ता है? धातुओं का निष्कर्षण, यानी धातुओं की अशुद्धियों को दूर करना, उनको प्रगलन यानी गलाना। समझ में आया? अशुद्धियों को निकालना, ये सारी प्रोसेस होती हैं, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं इसको। ये सब आप पढ़ते हैं कहाँ? साइंस में, केमिस्ट्री में। समझ में आ गया ये सारी चीजें? तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? गुण के बारे में। कि एल्यूमिनियम है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या एल्यूमिनियम को, जैसे आपसे पूछ दिया धातुओं की विशेषताएं बताइए तो क्या बताएंगे? पढ़ते हैं ना, धातु हैं, अधातु हैं,
क्या है धातुओं की विशेषताएं? धातु किसे कहेंगे? अब सोचिए कितना, किसे कहेंगे? आज ऐसे लोगों पर तो धातुओं का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए, जिसको ये नहीं पता कि धातुएं क्या हैं। हर चीज धातु है, क्या हम भी धातु हैं? तो फिर हमने कहा किसी के बारे में बताना, उसकी विशेषताएं बताया कीजिए। धातु इतना तो आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम, लोहा, यही सब होगा। क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं हैं कि उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक होती है ना धातुओं में, और उसमें अगर कुछ टकराएगा तो आवाज उत्पन्न होती है। हाँ, और धातुओं में कण एक दूसरे के पास होते हैं, दूर दूर पास होते हैं। क्योंकि जो भी सॉलिड चीज होगी, कोई भी चीज अगर सॉलिड है और कोई गैस है, तो सॉलिड से गैस की ओर जाएंगे तो कण जो होते हैं दूर होते जाते हैं। सबसे अधिक समीप कहाँ होंगे? सॉलिड में। सबसे कम गैस में। इसीलिए होता है कि जिसको कहा जाता है ना, कोई राजनीतिक संगठन है, अगर उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके विचार मैच नहीं करते हैं, वो पार्टी टूट जाती है, सब अलग अलग भागने लगते हैं। समझ में आया? और जिसके विचार एक समान सेम होते हैं, उस पार्टी को कोई नहीं तोड़ सकता है। इसी प्रकार से सॉलिड है, सॉलिड में कण एकदम पास पास होते हैं। जब इसको ताप दिया जाता है, हीट दी जाती है बहुत ज्यादा, तो ये पहले सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, फिर भी हीट देते रहे तो गैस में बन जाएगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है इसमें? तो केमिस्ट्री क्या सिखाती है कि धातुओं के बारे में जानिए, अधातुओं के बारे में जानिए, उनकी विशेषताएं जानिए, उनके गुण जानिए, ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री सिखाती है। इसके बाद आते हैं जीव विज्ञान। इसमें हम जानते हैं जीवों के बारे में। तो अब सवाल उठता है, जीव क्या होता है? क्या होता है जीव? अब देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है। मतलब कोई सही जवाब नहीं है। देखिए, जीव का मतलब क्या है? जैव रासायनिक क्रियाओं का समूह। हम में से कोई भी चीज जो जीवित है, चाहे वो पेड़ पौधे होंगे या कोई जानवर होगा या इंसान होंगे, सबके अंदर क्या चल रही है? केमिकल कंपोजिशन चल रही है। चल रही है नहीं? हम लोग खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं। उसी के कारण तो हम जीवित हैं। जिस समय वो क्रियाएं सब बंद, उस समय हम बंद। यही होता है ना? तो जैव रासायनिक क्रियाओं का समूह होता है जीव विज्ञान। जीवन इस धरती पर पहले माना जाता था केवल इंसानों में है, क्योंकि इस इंसानों में मतलब जंतुओं में, समझे? यानी जो चलते फिरते दिखते थे, पहले यही माना जाता था कि केवल जीवन किसमें है? उन्हीं में है। जैसे जानवर हो गया, कोई कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये भी चलते हैं हम लोगों की तरह। तो अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने देखा कि जो लोग ये चलते हैं, इन्हीं में केवल जीवन है। तो उन्होंने इसी को बायोलॉजी नाम दिया था। नाम मतलब दूसरे ने दिया था, लेकिन उन्हीं को कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी। किसको कहा गया? अरस्तु को। उन्होंने 500 प्रकार के जीवों पर एक किताब लिखी हुई थी, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। एनिमल मतलब होता है जंतु, तो एनिमिलियम। ठीक है? तो हिस्टोरिया एनिमिलियम किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। उसी के आधार पर अरस्तु को कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है? लेकिन बाद में यह देखा कि नहीं नहीं, जीवन केवल जंतुओं में नहीं होता है, बल्कि पौधों में भी होता है। तो ऐसे करके जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं आई। एक शाखा को कहा गया जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान, और दूसरे को कहा गया वनस्पति विज्ञान, यानी बॉटनी। तो जंतु विज्ञान, यानी अभी हमने आपको बताया ना कि अरस्तु ने जो किताब लिखी हुई थी वो जीव जंतुओं पर थी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया? अरस्तु को। लेकिन जो किताब लिखी थी वो किस पर थी? जंतुओं पर। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन पौधों के बारे में जो किताब लिखी थी, वो किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने। क्या नाम था? यहां था हिस्टोरिया एनिमिलम, वहां था हिस्टोरिया प्लैंटोनम। प्लांट मतलब पौधे, तो हिस्टोरिया प्लैंटोनम। क्लियर? समझ में आ गया ये? तो जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? किसका?
बताइए किसका अध्ययन करेंगे? इसको क्या हो गया है? कुछ भी काम नहीं कर रहा, हैंग करने लगा क्या? ये इसी को तो किए थे। हैंग कर रहा पूरा सिस्टम। चलिए कोई नहीं, ना ये चल रहा है, यही आगे बढ़ जाए। उसको रेस्ट दो। जब कोई भी चीज हैंग करने लगे, चाहे दिमाग हो, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं जो बोलना चाहते हो। हकीकत यही है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जो चीज जहां से आपको डिस्टर्ब करने लगे, डिस्ट्रैक्ट करने लगे, थोड़ा सा आगे जाकर छोड़ दो। सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज में जितने उलझते जाएंगे, उतना आप अपने गोल से पीछे जाते जाएंगे, उतना आप अपने ड्रीम से पीछे जाते जाएंगे। आपकी जो आपकी जो काम करने की इफिशियंसी है वो डाउन होते जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में सिलेक्टिव जगह जाना चाहिए, कम से कम जगह जाना चाहिए। उन जगह नहीं जाना चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि नहीं, मैं क्यों ये कर रहा हूँ काम, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। और लोग जब घूम रहे हैं तो मैं क्यों अभी पढ़ रहा हूँ, मेरे भी घूमने फिरने के दिन हैं। ऐसी जगह आप जाएंगे तो क्या होगा? दिमाग में वही विचार आएंगे। इसलिए स्टूडेंट को कहा जाता है कि बंद कमरे में रहिए, सीमित जगह में रहिए, बहुत लग्जरी प्लेस मत ढूंढिए, मत जाइए, मत घूमिए। कोई फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट करते क्या है? आजकल एक दिमाग में चल रहा है, पता नहीं अटैक कभी भी आ सकता है, घूम लो फिर लो। कल किसने देखा। समझ में आ गया ये? अच्छा ये बताइए, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? हाँ ठीक है, जीवित प्राणी का। अब जीवित प्राणी में जीवित प्राणी के क्या क्या अध्ययन करेंगे, ये भी बताइए। क्वेश्चन हम बताते हैं, पूछे कहाँ से जाते हैं, बेसिकली यही डाउट रहता है ना, तो बताइए कहाँ से। उसकी कोशिकाएं। और मतलब कसम खाए हुए हो कि सब कुछ बताएंगे, पर वो नहीं बताएंगे जो होता है। इसको ऑफ ही करना पड़ेगा। कभी कभी डिपेंड इतने होते हैं किसी चीज पर, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? जैसे हमने कहा ना, जीव विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान का मतलब अगर आप उस शब्द से देखेंगे, बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ, सिंपल है। लेकिन लाइफ में किसका अध्ययन करना है? किसका अध्ययन करना है? जंतुओं का। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, कुछ भी पूछा जाए उसकी उत्पत्ति होगी। यानी कोई पूछा कि बायोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, तो कहेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवन की उत्पत्ति। उसके बाद क्या होगा? डेवलपमेंट। कोई भी चीज उत्पत्ति होती है, उसका विकास ही तो होता है। उत्पत्ति उसका विकास। और जब डेवलपमेंट हो रहा, तो क्या अपने आप विकास हो जाता है? आसपास के लोगों से कुछ नहीं लेना देना होता है। आप तैयारी करते हैं क्या, अपने आप तैयारी जो कहते हैं सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है कि आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। लिया है। आपने यूट्यूब चैनल भी देखे हैं, आपने किताबों को भी देखा है, वो किताब आपने नहीं लिखी है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होना चाहिए कि नहीं, मैं खुद किताब लिखूंगा, फिर पढ़ूंगा। तब आप बोलिए कि मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। अगर आपने न्यूज़पेपर ही पढ़ा है तो आपने उनका सपोर्ट लिया है। समझ में आया? ये जीवन किसी न किसी का कर्जदार हमेशा रहता है। आपका अपना इस सृष्टि पर कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम के अलावा। है ना? ये फिलॉसफी में बताया जाता है। फिर इंसान कहता है जब हमारा कुछ नहीं है तो फिर क्या करना है कुछ करके। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? तो जीवन की उत्पत्ति, जीवन का विकास। सर ने सेकंड हैंड लिया था क्या? कोई बात नहीं। तो समझ लीजिए, एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिए। ठीक है। समझ में तो आ गया, गया दिमाग में। साइंस कैसा सब्जेक्ट है? उबाऊ सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसको पढ़ाने वालों ने ऐसा बना दिया है पेचीदा
पता नहीं कहाँ कहाँ से परिभाषाएं बताते रहते हैं। हर चीज व्यवहारिक है। अगर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इसमें कोई भी एक ऐसी चीज आपको बताएं जो आपने ना कभी देखी हो, ना कभी सुनी हो, ना कभी महसूस की हो, ना उसको प्रयोगशालाओं में देख सकें, तो आपको अजीब लगना चाहिए। यहाँ ऐसी कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है, जो भी बताया जाएगा एकदम व्यवहारिक, आप खुद उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में, वही साइंस है। अगर हम ऐसा कुछ बताएं तो समझ लेना वो फिलॉसफी है, उसका कोई लेना देना नहीं है साइंस से। ठीक, तो जीव विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति, जीवन का विकास, और किसके साथ, वातावरण के साथ हमारे जो क्रियाकलाप हैं। क्या ऑक्सीजन पेड़ पौधे नहीं देंगे तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या भोजन आप पेड़ पौधे से नहीं लेंगे तो चलेगा काम? नहीं चलने वाला। तो हमारे जो पर्यावरण के साथ क्रियाकलाप हैं उनका, और मृत्यु, डेथ का, मृत्यु का अध्ययन करते हैं। अब पीसीएस में सीधे पूछ दिया गया था कि जीव विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं करते हैं। सारी चीजें दी हुई थी, मृत्यु भी लिखा हुआ था, अधिकांश लोगों ने मृत्यु टिक लगाया, गलत है। मृत्यु का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे जीव विज्ञान में हमने बता दिया, आपको सिर्फ इतना याद रहेगा, जीवन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्पत्ति, विकास, मृत्यु। सोचिए, सबसे लास्ट चीज पूछा है। तो इसलिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस की शर्त यही है कि उसको एक एक करके ही आपको पढ़ना है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये क्या था, बैकग्राउंड। यही समझ, कहते हैं बैकग्राउंड जब तक आपका मजबूत नहीं है तब तक सब्जेक्ट आपको पकड़ में आएगा ही नहीं। अब ये समझ में आ गया होगा साइंस है क्या, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, साइंस आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, साइंस आपकी सोच को कैसे तार्किक बनाता है, साइंस कैसे आपको और सब्जेक्ट में मदद करता है। यही सारी चीजें पढ़े हुए हैं। तो कल से हम लोग किससे पढ़ा जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ से शुरू किया जाए, किससे पढ़ना है? जहां से आपका है, हम लोग क्या, हम तो चलिए फिजिक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक आप पढ़कर आएंगे उसको हम पहले बता दे रहे हैं। आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थर्मामीटर का उपयोग क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग क्या है। इन सबको इतना ट्रिकी वे में आपको बता देंगे, सिर्फ आप देखते रहेंगे, आपको सारी चीजें याद होंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं आपको आउट जाएगा। जितना हो सकता है सारी चीजें बता दी जाएंगी, जितने मीटर वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए ऊष्मा गतिकी में किसका अध्ययन करते हैं? थर्मोडायनेमिक। ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? ये आपके जुबान में बैठ जाएगा, आप चिंता ना करो, इस पर बहुत काम किया गया है, ठीक है। लेकिन उसको बस देखते रहना है। जैसे आपसे कहा ना कि ऊष्मागतिकी में किसका अध्ययन करते हैं, या प्रकाश की ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा। जैसे हम कहें ना ऊष्मागतिकी, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, ऊष्मा की उत्पत्ति, उसका विकास, उसके क्रियाकलाप, समझ में आया, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं। कोई कहे प्रकाश की में किसका अध्ययन करते हैं, तो ऊष्मा की जगह प्रकाश लगा दीजिए। प्रकाश की उत्पत्ति, विकास, क्रियाकलाप, जितने बताएंगे सब ऐसे ही बता देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? जियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। हाँ, किसका? पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। पहली चीज, लोगो शब्द जहां लगा होगा, लोगस शब्द, वो भी उसका मतलब होता है साइंस। जहां पर भी लगा हो उसका मतलब है साइंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जियोलॉजी, जियो मतलब पृथ्वी, कुछ नहीं करना है, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानना है तो वो होगा जियोलॉजी। पृथ्वी के ऊपर पर्वत है, पर्वत के बारे में जानना है तो सब गड़बड़ है पूरा। इसलिए कहा कि साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। कल आपको बताएंगे, कल के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जितनी भी शाखाएं होती हैं ये आपकी जुबान में रहेंगी। कोई किताब है तो आप इच्छा हो तो देख लीजिएगा, हम ये मना नहीं करते, पढ़ना अच्छी चीज है, पढ़ते रहो, कोई बड़ी चीज नहीं है। जहां से मन करे वहां से पढ़ो।
सिलेक्शन के लिए भी पढ़ना जरूरी है। याद रखिए, एग्जाम में आप गैस करके जाएंगे कि इससे क्वेश्चन आएंगे, नहीं होने वाला, पैटर्न चेंज हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है। अब इस समय सिर्फ सिलेक्शन उनका होना है जो डेप्थ स्टडी करेंगे चीजों की। कहते हैं कि एक स्तर क्या करते हैं, गड़बड़ पता कहाँ होती है स्टूडेंट की, बता रहे हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि जिस एग्जाम को देना चाहते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक जाते हैं, क्वेश्चन अगली बार पूछता है उसके गहराई में। आपको जाना कहां तक चाहिए था, यहां तक। रोका कब था वो? कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आया होगा। कंटिन्यू क्लास कीजिए। अब